हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसका चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये वन शॉट देखने वाले हैं हम लोग और पूरा थ्योरी के साथ इसको देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर लगाएं, न्यूमेरिकल्स। इसमें मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें आप, और कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला नंबर, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शंस के रेट को हम लोग पता करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, उस सारे रिएक्शंस के रेट को, कितने स्पीड से रिएक्शंस हो रहा है उसको हम लोग देख रहे होंगे, और कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब रिएक्शंस जो होते हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, विद इन अ सेकेंड रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनके रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इनमें रेट हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं वो 1 या 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग रेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन में हम लोग इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन होता है बहुत स्लो, उसके रेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसमें मंथ लग सकते हैं या फिर ईयर लग सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। रेट क्या होता है, अब बात आता है कि रेट होता क्या है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, किसी भी रिएक्टेंट का यूनिट टाइम में कितने कंसंट्रेशन चेंज हुआ, उसी को हम लोग रेट बोल रहे होते हैं। रेट टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। देखिए, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन ए है और बी प्रोडक्ट है। देखिए, रिएक्टेंट ए है और बी प्रोडक्ट है। अब देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसका ए का पूरा है। अब जब हमने ए को रखा हुआ है, तो जब टाइम 0 है, ठीक है, टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन कंप्लीट है, ठीक है। जब कुछ टाइम बीता, टी सेकंड जब बीत चुका है, तो हमारे पास ए नॉट, इसका कंसंट्रेशन से x1 घट चुका है, कंसंट्रेशन घट चुका है, ठीक है। तो किसी टाइम टी में ए का कंसंट्रेशन जो है ए नॉट माइनस x1 है, इनिशियल से x1 घट चुका है, तो x1 जो घटा है वो बी x1 बन चुका है, ठीक है। जितना ये घटेगा उतना ये बन चुका होगा किसी टाइम टी सेकंड में, ठीक है। अब देखिए, जब ये ए नॉट है और x2 घट चुका है, ठीक है, ए नॉट में से x2 घट चुका है, तो किसी टाइम t2 पे ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे है और ये x2 बन चुका है, ठीक है। ए नॉट में से x2 घटा है तो x2 बन चुका है, यहाँ पे ए नॉट में से x1 घटा है तो x1 बन चुका है, ठीक है। अब ये t2 सेकंड पे है। अब रेट अगर पता करना है, ठीक है, तो CF कंसंट्रेशन फाइनल जो होगा उसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटाएंगे और फिर फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटाएंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर अभी क्या है, AT1 है, यहां पे फाइनल ये है और ये इनिशियल, इसको इनिशियल मानेंगे, ठीक है। इस दोनों के केस में ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। तो आप यहां पे रख के कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल रख के रेट हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और रेट जो होता है T0 पे T है, ठीक है, T0 पे T है। तो यहां पर देखिए AT1 माइनस ए नॉट, ठीक है, AT1 माइनस ए नॉट, T1 माइनस 0, ठीक है, ये अपना रेट आ जाएगा। तो T1 यहां पर T1 क्या है, T1 0 है, ठीक है, फाइनल टाइम T आया है, ठीक है, इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम T1 आया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम रेट पता करें इसका और इसका, तो ये हो जाएगा AT1 मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट ए टाइम T माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और बटे T1 है, ठीक है। ये अगर इसका बात करें, इसके रेट को बात करें, तो रेट ऑफ T1 से T2, T1 से लेके T2 का रेट पता करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा AT2, ये फाइनल कंसंट्रेशन है और माइनस ये इनिशियल हो गया, और T2 माइनस T1, ये T2 और माइनस T1 करेंगे तब ये रेट हमें पता चल जाएगा, ये दोनों का बीच का रेट पता चल जाएगा। अब देखिए, रेट जो होता है, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, रेट मेजर्ड एट लार्ज टाइम इंटरवल। जब टाइम इंटरवल लार्ज होगा तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट, और जब इंस्टेंटेनियस रेट होगा तो टाइम बहुत ही स्मॉल होगा। देखिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है ये और ये अपना टाइम है। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो होगा, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये आप दिख रहा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है।
और दोनों जब इक्वल पैरेलल हो जाएंगे तो ये कहलाएगा, ये वाला लाइन जो हो जाएगा इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये छोटा सा यहां से लेके यहां तक का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, किसमें, ए प्रोडक्ट में, ठीक है, यहां से यहां तक का कंसंट्रेशन चेंज हुआ और ये टाइम जो है यहां से यहां तक लगा। ये छोटी सी कंसंट्रेशन चेंज होने में ये छोटी सी जो टाइम लगा उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं और इसका स्लोप जो होगा ये इंस्टेंटेनियस रेट को शो करेगा। अब मैं बोलूं कि एवरेज रेट क्या है, तो ये मान लो ये टाइम है और ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन है, तो ये यहां से यहां तक कंसंट्रेशन बढ़ने में, इस प्रोडक्ट के बनने में यहां से जो यहां तक का टाइम लगा वो हो जाएगा एवरेज टाइम। ठीक है, तो ये लार्ज टाइम इंटरवल है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा बढ़ा है। स्मॉल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंजेस बहुत कम होगा। देखो यहाँ पे इसी बेसिस पे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस देख रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल रेट भी इसको बोलते हैं। रेट का रेशियो और बैलेंस रिएक्शन के मोल का रेशियो सेम होता है। जो रेट का रेशियो होगा वो बैलेंस रिएक्शन के मोल का रेशियो का सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जैसे 2A + 3B और 5C है, तो ये बैलेंस इक्वेशन होने चाहिए। तो रेट ऑफ ए बटे रेट ऑफ बी, देखिए रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे रेट इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी करेंगे तो इसका रेशियो इनके कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। मतलब इसका ये 2 हो जाएगा और इसका ये 3 हो जाएगा। यहां पर कुछ और होता तो NA/NB हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना इंडिविजुअल रेट निकालने का तरीका है। अगर किसी एक का दे दे तो हम लोग सबका रेट निकाल लेंगे इजिली। ठीक है, तो यहां पर ए के रेट और सी के रेट, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन का रेट है और ये डिसअपीयरेंस का रेट है। तो ये NA/NC यानी कि 2 और बटे ये हो जाएगा ए, तो यहां हो जाएगा 5। ठीक है, सी का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। ठीक है, ये 5 होगा। क्लियर है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब मैंने नीट एग्जाम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर आप उठा के बनाओगे तो इससे पूछे जाते हैं। एक का किसी का कंसंट्रेशन चेंज दे देगा, इसका पूछ लेगा, या फिर इसका चेंज दे देगा, इसका पूछ लेगा। ऐसे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है आप इजिली कर जाओगे। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस और रेट ऑफ प्रोडक्ट पर मोल चेंज। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट पर मोल चेंज को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट के पर मोल चेंज को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए 2A + B है, कोई रिएक्शन है और बन रहा है क्या, 3C। तो देखिए रेट ऑफ ए जो होगा वो माइनस ऑफ रेट बी के इक्वल नहीं होगा और माइनस ऑफ प्लस ऑफ रेट सी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल रेट कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इक्वल कैसे होंगे तो ये हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने प्लस लगाया हुआ है, यहां पे दोनों पे माइनस लगा हुआ है। तो देखिएगा ये टाइम के साथ ये डिक्रीज होगा और ये भी टाइम के साथ डिक्रीज होगा, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन लगेगा। कभी भी रिएक्टेंट का रेट जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, जब प्रोडक्ट का रेट आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ ए जो होगा 2 मोल ऑफ ए डिसोसिएट इन टाइम इंटरवल। अब इस रिएक्शन के लिए टाइम इंटरवल सेम होगा। अब जो रेट ऑफ 2 मोल जो होगा डिसोसिएट होगा किसी टाइम इंटरवल में टी में। ठीक है, इसका जो मोल होगा 1 मोल डिसोसिएट होगा किसी टाइम इंटरवल टी में। तो सबके लिए टाइम इंटरवल तो सेम है, तो इसीलिए इनका रेट जो होगा अब आपस में इंडिविजुअल रेट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसका 3 मोल बन रहे हैं किसी टाइम इंटरवल टी में, तो इसलिए इनका जो रेट का इंडिविजुअल रेट जो होगा आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो तो इसके रेट से इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इसका रेट से इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, इसके रेट से इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस और ये अब आपस में बराबर होंगे। या फिर देखो ये 1/2 और ये RA को क्या लिख सकते हैं, DA/dt। ठीक है, इसको देखो माइनस dB/dt, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं था तो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर कोफिशिएंट था 3 तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है 1/3 dC/dt। क्लियर है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ये इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ होगा। इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एक होगा एलिमेंट्री रिएक्शन, ये स्टेप पे डिपेंड करता है, कितने स्टेप ले रहे हैं हम लोग, कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कंप्लीट्स इन 1 स्टेप, एक स्टेप में अगर कंप्लीट हो जाते हो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। देखिए इसका एग्जांपल है SN2 रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, E2 रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन होगा, जिसमें एक से अधिक स्टेप लगे, एक ही स्टेप में कंप्लीट ना हो, एक से अधिक स्टेप में
कंप्लीट होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे SN1 रिएक्शन सोच होता है, जो SN1 हम लोग का ऑर्गेनिक में देखने को मिलता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। E1 रिएक्शन है क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे, मतलब कि रिएक्शन बीच में रुकेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसमें रिएक्शन रुकेगा नहीं। सपोज दैट कि मैं यहां से चला और सपोज अपने घर तक पहुंचा बिना रुके, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं यहां से चला और अपने घर तक पहुंच गया 2 किलोमीटर दूर, और वहां पे बीच में दो बार रुक गया, मतलब कि 2 स्टेप में हमने क्या किया, घर पहुंचा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसमें इंटरमीडिएट बनेंगे ही बनेंगे, तभी एक से अधिक स्टेप को फॉलो हो रहा होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा। और जितने मॉलिक्यूल्स एक बार में कोलाइड हो रहे होंगे, किसी भी रिएक्शन में एक साथ मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे किसी नए सब्सटेंस को बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखिए SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें SN2 में 2 मॉलिक्यूलरिटी होता है। SN2 का कितना मॉलिक्यूलरिटी होगा, 2। ये ऑर्गेनिक में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी जब भी डिफाइन होगा तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होगा, और ये फ्रैक्शनल या फिर जीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमें कभी भी फ्रैक्शनल, जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल जो होगा मैक्सिमम 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कितने पॉसिबल हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। 1 2 3 मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कोलाइड करके, एक साथ एक ही समय पे कोलाइड करके नए सब्सटेंस को बना रहे होंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस में, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, और हम लोग इसको काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी जो होगा कोफिशिएंट सम ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होगा। देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो होगा, मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शंस का, अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी जब भी पता करना हो तो हम उसके कोफिशिएंट को, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को सम कर लेंगे तो हमें मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए कोई रिएक्शन है जिसका कोफिशिएंट x है, ये y b, ठीक है, प्रोडक्ट बना p, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो K इंटू AT, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा K, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और AT, इस A का किसी टाइम T में कॉन्सेंट्रेशन, ये टर्म क्या दिखा रहा है, ये जो ब्रैकेट आपको दिखा रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका रेट अगर निकालना हो, इसी रिएक्शन का रेट निकालना हो तो K, ये रेट कांस्टेंट है, AT का पावर x, और ये B कंसंट्रेशन B एट टाइम T, ठीक है, ये का पावर y हो जाएगा, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखिए इसका ऑर्डर निकालना है तो देखिए x प्लस y कर देंगे तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए ऑर्डर जो होगा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये x इस x के बराबर हो भी सकता है और ये x इसके बराबर नहीं भी हो सकता है, y इसके बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इंडिविजुअल ऑर्डर जो होगा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव उस केस में कब होगा, जब इंडिविजुअल ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तो उस केस में ये नेगेटिव होगा, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बराबर होंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बराबर होंगे किस केस में, एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में हम लोग इसके काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब देखिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, NaP प्रोडक्ट बना। रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता करना है तो रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एट कंसंट्रेशन ऑफ A एट ए टाइम T का पावर x करेंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट निकालना हो तो K रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट, और AT क्यों लिख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट ए टाइम T, ठीक है, का पावर x। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लेंगे। अब केस फर्स्ट देखते हैं, अगर x 0 होगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा K के बराबर होगा। रेट जो होगा रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। ये जब 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो रेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। देखिए केस 2, जब x 1 हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा KAT का पावर n, ठीक है। x क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमने क्या रखा यहाँ पे 1, तो KAT का पावर 1। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A एट ए टाइम T, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए चेंज, जो रेट का चेंज होगा वो कंसंट्रेशन का चेंज के बराबर होगा। रेट 2 गुना होगा तो कंसंट्रेशन भी 2 गुना हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब देखिए कोई रिएक्शन है NaB बना, ठीक है। अब न्यू रेट पता करना है हमने, हम कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये x क्या है, कंसंट्रेशन है, x टाइम कंसंट्रेशन है। तो हमें न्यू जो रेट मिल चाहिए वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो x जितना टाइम कंसंट्रेशन बना दिया, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कंसंट्रेशन बना दिया, तो 4 का पावर n लिख देंगे, 2 गुना बढ़ाया तो 2 का पावर n लिख देंगे, और जो ओल्ड रेट है उसको लिख देंगे, तो हमें न्यू रेट मिल जाएगा, ठीक है। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये n जो शो हो रहा है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ओल्ड रेट होगा, जो न्यू रेट होगा, वो ओल्ड रेट के रेट इंटू x का पावर n के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग कंसंट्रेशन को दोगुना कर रहे हैं तो n इक्वल टू 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है, x दुगुना कर रहे हैं, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जो होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दुगुना कर रहे हैं, तो रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जो इनिशियल रेट था वही रेट रह जा रहा है। जब x3 रख रहे हैं, x3 रख रहे हैं, तो भी इसमें रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जब x हाफ कर दिए हैं, हम लोग कंसंट्रेशन आधा कर दिए हैं, तो जो न्यू रेट होगा वो ओल्ड रेट के बराबर होगा, रेट चेंज नहीं होगा। देखो इसमें न्यू रेट पुराने रेट के बराबर है, न्यू रेट पुराने रेट के बराबर है। कब? जब कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करें हम लोग, कितना भी चेंज करें जीरो ऑर्डर में, कोई चेंज जाएगा नहीं, कोई नहीं चेंज जाएगा किसमें, न्यू रेट में, ठीक है। जब हम लोग n1 रखें तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1, ठीक है, n क्या है 1 है, और हम लोग x के बदले क्या रख रहे हैं 2, तो जो न्यू रेट आएगा अपना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और जो न्यू रेट आएगा 2r ओल्ड के बराबर आएगा, ठीक है। पुराने रेट के दोगुना हो जाएगा। कब? जब हम लोग कंसंट्रेशन डबल करेंगे तब, n इक्वल टू 1 है तो। जब कंसंट्रेशन 3 गुना कर रहे हैं तो जो न्यू रेट आएगा वो 3 इंटू पुराने रेट के बराबर आएगा, क्लियर है। जब कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं तो जब नया रेट आएगा वो r0 बटे 2 के बराबर आ जाएगा, ओल्ड रेट बटे 2, मतलब कि जो रेट पुराना था उसके आधा हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए जब सेकंड ऑर्डर में घुसते हैं, n इक्वल टू 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो जो न्यू रेट आएगा वो यहाँ पर 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 2 रखे हुए हैं और x इक्वल टू 2 रखे हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि न्यू रेट आएगा वो 4r ओल्ड के बराबर आ जाएगा, मतलब ओल्ड रेट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू हमने क्या रखा, n इक्वल टू पहले से ही 2 है और x इक्वल टू 3 रखा, मतलब कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दिया, तो जो नया रेट आएगा वो 3 के स्क्वायर ओल्ड रेट के बराबर आएगा। अगर हमने कंसंट्रेशन को आधा कर दिया तो जो नया रेट आएगा वो r0 बटे 2 का स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने n को 3 रख लिया, n को क्या किया 3 रख लिया, तो नया रेट आएगा वो 2 के क्यूब r0 के बराबर आएगा, ठीक है। जो नया रेट वो पुराने रेट के 2 का क्यूब गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 गुना कर दिया, कंसंट्रेशन क्या किया 3 टाइम कर दिया, तो 3 का पावर क्यूब ओल्ड रेट के इंटू ओल्ड रेट के बराबर आएगा न्यू रेट। अब हमने कंसंट्रेशन आधा कर दिया तो उस केस में r0 बाई 2 का पावर 3 के बराबर आएगा, क्लियर है। अब देखिए जब हमने n का पावर -1 रखा तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन अब डबल कर दिया, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो -1 है, ठीक है। तो न्यू रेट जो होगा r0 बाई 2 के बराबर होगा। जब हमने कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया तो न्यू रेट जो होगा r0 बाई 3 के बराबर होगा। जब हमने कंसंट्रेशन आधा कर दिया तो न्यू रेट जो होगा पुराने रेट से दुगना हो जाएगा। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ये टेबल हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टेबल की मदद से, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। अब देखिए, अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए कोई रिएक्शन है ए और ये बी बन रहा है, तो देखिए -dA/dt, इसका रेट निकाल रहा है -dA/dt, ठीक है। नेगेटिव लगा रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो ये हमारा जो रेट आ रहा है KAT का पावर 0। अब ये जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे 0 आएगा, और इसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। रेट इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए रेट जो होगा जीरो ऑर्डर का कभी कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, कितना भी कंसंट्रेशन हम लोग चेंज कर लें, क्लियर है। इसका K निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और माइनस करेंगे कंसंट्रेशन एट ए टाइम T, और जितना टाइम लगा होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनिशियल हमारा जो कांस्टेंट का होगा वो कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा KX/T, कितने प्रोडक्ट बने हैं किसी टाइम में कितने प्रोडक्ट बने हैं उसके टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें
रेट कांस्टेंट मिल जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम टी अगर निकालना होगा, किसी टाइम टी के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन ए का है, मतलब रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वो हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम जीरो है उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे रेट कांस्टेंट इनटू टी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम टी। क्लियर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे लिए, इस पे क्वेश्चंस हमारे जीरो ऑर्डर में आते हैं। अब एक होता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं टी हाफ, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का टी हाफ क्या होगा, ए नॉट बटे 2 के हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम एट ए टाइम जीरो पे जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोग 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तब हमें हाफ लाइफ मिलेगा, यानी कि आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा वो मिल जाएगा। अब देखिए इसका टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही इसका आधा टाइम लगेगा, आधा टाइम जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही इसका आधा टाइम हाफ लाइफ जो होगा इस रिएक्शन का बढ़ता जाएगा। जो टोटल टाइम लगता है कंप्लीट होने में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का वो होता है 2 हाफ लाइफ, 2 इंटू हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना, इसका यूनिट लिखोगे इक्वली इसका रिएक्शन कांस्टेंट का, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो देखिए ए टी है इधर कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी, और ये टाइम टी है, ठीक है, इधर क्या बढ़ रहा है टाइम टी। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन नीचे की तरफ घटेगा, ठीक है। यहां देखिए रेट जो होगा टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, रेट पे टाइम के साथ कोई असर नहीं होने वाला, रेट हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहां देखिए हाफ लाइफ जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हाफ इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो हाफ लाइफ बढ़ता जाएगा, हाफ लाइफ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए ए टी कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी और रेट का क्या रिलेशन होता है, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो रेट का जो ऑर्डर होगा कांस्टेंट होगा, किसी भी ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए ए है और बी बना है, ए रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बी बना है, माइनस डी ए बटे डी टी कर रहे हैं, तो ये आ रहा है के ए टी का पावर -1, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन है, तो ये जब 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो यहां पर इसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ टी एल एन ए नॉट बटे ए टी, इनिशियल कंसंट्रेशन बटे कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी। एल एन क्या है, लॉग के फॉर्म में आ जाता है, इसका जो कांस्टेंट होता है वो लॉग इसमें आ जाता है, ठीक है। तो जब इसको एल एन को चेंज करते हैं हम लोग, तो हम बेसिक वाले वीडियो में देखे थे कि 2.3032 इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी कर देते हैं, तो एल एन हट जाता है, नेचुरल लॉग आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ये एक्सप्रेशन आ चुका है अब लॉग के फॉर्म में, अब लॉग के फॉर्म में आ चुका है। अब कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी, अब ये कितनी, ये वाला निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू ई का पावर माइनस के टी हो जाएगा, और एक्स निकालना है कितना ये बना है इसी टाइम पे, कितना बी का कंसंट्रेशन बना है, तो वो हो जाएगा ए नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। क्लियर है। अब ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये टफ नहीं है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये इजी हो जाएगा इसमें, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए टाइम टी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ई का पावर माइनस के टी हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट ए टाइम टी जो हो जाएगा ए नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। देखिए केस 1 एक है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी बना है, तो ए क्या है, 0 है, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 में किसी टाइम t1 में कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हुआ है, ए नॉट माइनस x1 हो गया, तो ये x1 बना है, इसका कंसंट्रेशन बी का x1 है। अब यहाँ पे किसी टाइम t में ए का कंसंट्रेशन जो है, किसी टाइम t2 में इस ए का कंसंट्रेशन जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो ए नॉट माइनस x2 है, ठीक है। और ये क्या बन चुका है, x2 बन चुका है। अब इसमें टाइम कितना लगा है, t2 सेकेंड, इसमें टाइम कितना लगा है, t1 सेकेंड। तो इसके लिए के जो जब निकालेंगे तो के हो जाएगा 2.3032 बटे टी और माइनस 0 करेंगे, और लॉग ए नॉट बटे ए टी1, ए नॉट ये वाला लिए हैं और ए टी1 ये वाला लिए हैं, ठीक है। इसके लिए अगर कंसंट्रेशन निकालें तो के बराबर 2.3032
T2 बटे T2, ये T2 है और माइनस T1 करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग log A T1 बटे A T2 कर देंगे, A T1 बटे A T2 कर देंगे, तो ये हमें रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। अब केस सेकंड देखते हैं, T हाफ बराबर होता है, अब इसके हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, किसका, सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 0.6932 बटे के, ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके हाफ लाइफ जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये अपना आएगा 2.3032 log 2 बटे के। इसका टी हाफ जो होगा या तो ये आएगा या ये आएगा, log 2 का वैल्यू रख देंगे तो आप इतना मिलेगा आपको, ठीक है। टी हाफ जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, कोई डिपेंड नहीं होता है। लेकिन टी जीरो मतलब कि जो अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन उसका रेट जो था कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं था। इसका हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखते हैं केस 3, ए से बी बन रहा है, T1 सेकंड लगा है, ठीक है। ए से बी बनने में T1 सेकंड में X% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, मतलब कि इसका ए का X% खत्म हो गया है और बी का X% बन चुका है। T2 सेकंड में Y% इसका खत्म हो चुका है और इसका Y% बन चुका है, मतलब Y% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों में रिलेशन आप पता कीजिए, दोनों के टाइम में रिलेशन पता कीजिए। तो देखिए ये सेम रिएक्शंस के लिए फॉलो होगा, याद रखिएगा ये दोनों हमेशा सेम रिएक्शन के लिए फॉलो होगा। जब 1/T1 और ln 100 बटे 100 माइनस एक्स, जब परसेंट के फॉर्म में होगा तो 100 बटे 100 माइनस x1 करेंगे। और यहाँ पर देखिए 1/T2 ln 100 बटे 100 माइनस y करेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, इसका परसेंट, इसका टाइम X% खत्म होने में कितना टाइम लगा है, Y% खत्म होने में कितना टाइम लगा है। तो आपसे क्वेश्चन में दे के पूछेगा कि T1 दे देगा, T1 दे के पूछेगा कि X% रिएक्शन कंप्लीट होने में T1 सेकंड लगा है, तो बताइए Y% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप T2 निकाल सकते हैं इजिली। और यहाँ पे ln लगा हुआ तो ln यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, इसको log में आप इजिली कर सकते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ ऐसी चीजें हम देखते हैं जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये, और ये अपना क्या है, X कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये टी हाफ है और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। देखिए 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, आधा हो चुका है, कब, जब हम लोग टोटल टाइम हाफ लाइफ के बराबर लगा है, ठीक है। और 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बन चुका है यहाँ पे, यानी कि आधा प्रोडक्ट बन चुका है, आधा प्रोडक्ट खत्म हुआ है। तो अब देखिए जब 25% रिएक्टेंट बचा है, 75% प्रोडक्ट बन चुका है, या फिर 3/4 प्रोडक्ट बन चुका है, कब, जब 1/4 रिएक्टेंट बचा है। तो और कितना हम लोग 2 हाफ लाइफ यहाँ पे चल चुके हैं। तीसरा हाफ लाइफ जब हम लोग चलेंगे तो रिएक्टेंट जो होगा 12.5% बचा होगा, या फिर 1/8 ऑफ रिएक्टेंट खत्म हो चुका होगा, बचा हुआ होगा। और ये जो बना हुआ होगा 87.5% बन चुका होगा प्रोडक्ट, या फिर 7/8 जो होगा वो प्रोडक्ट बन चुका होगा। अब हम लोग चौथा टी हाफ चलेंगे तो 6.25% बचा हुआ होगा, कौन, रिएक्टेंट, ठीक है। और 1/16 ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/16 पार्ट बचा होगा रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा 93.75 बन चुका होगा परसेंट, या फिर 15/16 बन चुका होगा। अब जब हम लोग ये चलते जाएंगे तो 10th पार्ट चलेंगे, 10th हाफ लाइफ चलेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो 99.9% प्रोडक्ट बन चुका होगा, 0.01% बचा हुआ होगा, और जो हमारा जो कंसंट्रेशन जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 1/100 होगा, और जो प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 99/100 होगा, ठीक है। तो इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे। इसका ग्राफ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे log AT है और T है यहाँ पे, तो जो ये रिएक्शंस होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, स्लोप नीचे की तरफ घटता हुआ होगा। और ये वाला जो दिख रहा है वो log A है, स्लोप जो होगा K बटे 2.3032 होगा। अब जब आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला से आप इजिली बना लेंगे। देखिए कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है। तो हाफ लाइफ पे कोई असर नहीं होता इनिशियल कंसंट्रेशन का, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। प्रोडक्ट का और टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे, प्रोडक्ट कितना बना है कितने टाइम में, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं।
देखिए पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देखते हैं, तो पी भी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब पी भी को इधर लाएंगे तो एन बट्टे भी हो जाएगा और आर टी, यानी कि सी आर टी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, तो पी बराबर सी आर टी। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है यहाँ पे। पी देखो, पी आर टी को कांस्टेंट कर दे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? सी के, या फिर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि इस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर देखा जाए तो हम लोग कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आए हैं हमारे फॉर्मूले में, उसमें हम लोग प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कोई रिएक्शन है ए, ठीक है, गैस है। अब देखिए प्रेशर के टर्म में जब डिफाइन हो रहा है तो गैस होगा, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज में होनी चाहिए। देखिए पी नोट जो है ए नोट है, ए नोट के बराबर है। जब देखिए जब इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 है तो उस समय का कंसंट्रेशन में प्रेशर जो होगा पी नॉट के बराबर होगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रेशर 0 होगा। अब देखिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी टी एट ए टाइम टी, प्रेशर एट ए टाइम टी 0 होगा, इनिशियल प्रेशर माइनस P1, ठीक है। जितना P1 होगा उतना ही प्रेशर किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। जितना प्रेशर घटा होगा रिएक्टेंट में से उतना ही प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ा होगा, यानी कि P ATM P1 ATM बढ़ चुका है। कितने सेकंड में? T1 सेकंड में। अब फॉर्मूला में हम लोग जहाँ पे कंसंट्रेशन रखे हुए थे वहां पे हम क्या रख देंगे? P नॉट बटे PT रख देंगे, यानी कि जो इनिशियल प्रेशर था और जो प्रेशर एट ए टाइम T था वो रख देंगे, तो अब हमारा इजिली कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P नॉट जो है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है और PT जो है प्रेशर रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T है। देखिए nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखते हैं हम लोग nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो ये n a है, इसका a का कोफिशिएंट n है, ये प्रोडक्ट बना है b, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? k a का पावर a t का पावर n हो जाएगा, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a, ये जो कोफिशिएंट है उस पर पावर लिख देते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो k बराबर 1 n माइनस 1 इंटू टी, इसके k को निकालने का फॉर्मूला जो होता है n, ये n है और -1 कर देंगे इंटू टी करेंगे, और फिर ब्रैकेट में a का पावर a का t, a का कंसंट्रेशन एट ए टाइम t, और ब्रैकेट में करके n-1 कर देंगे और 1 बट्टे करके माइनस इसका 1 बट्टे a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और n-1 कर देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, और ये एप्लीकेबल कब होगा? जब n ग्रेटर देन 2 होगा या फिर इक्वल टू 2 होगा। अब आप किसी भी थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शंस को निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कहां तक फॉलो होता है? 3 ऑर्डर तक ही फॉलो होता है, उससे नीचे फॉलो, उससे ज्यादा फॉलो नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर n जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो जब हम लोग n 2 रखें तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमें मिल गया। अब यहाँ पर 2 रखिए तो यहाँ पर 2 रखिए, इस n की जगह पे n जहां जहां आपको मिल रहा है वहां वहां आप 2 रखते जाइए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आएगा हम लोग का वो आ जाएगा k a t का पावर 2, और इक्वली ये रेट कांस्टेंट निकालना होगा, तो ये जब हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे टी, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए नॉट, ठीक है। अब देखिए हाफ लाइफ जब निकालना होगा, कब? जब n इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन 2 होगा, तो उसका हाफ लाइफ निकालने का क्या प्रोसेस था? 1 बटे n-1 इंटू के, ठीक है, और इंटू 2 का पावर n-1 बटे a नॉट n-1 होगा। अब यहां पर क्या कीजिए, आप यहां पर n का वैल्यू 2 रखिए। हम लोग सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो n का वैल्यू यहां पे जब हम लोग 2 रखेंगे तो n का वैल्यू 2 रखते ही हमारा जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा 1 बटे के 1 बटे ए नॉट के बराबर आ जाएगा। आप रख के देख सकते हो, तो ये 1 बटे ए नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल होगा 1 बटे के इंटू ए नॉट। तो हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है 1 बटे के इंटू ए नॉट के बराबर होगा, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पर टी हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट 1 माइनस एन के। यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो -1 आएगा, यानी कि ए नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का घटता हुआ दिखेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो देखिए ग्राफ क्या होता है, ए यहाँ पर 1 बटे ए टी है और यहाँ पर टी है, तो देखिए ये अपना क्या होगा, स्लोप बनेगा क्या की, और ये घटता हुआ दिखेगा आपको, और कुछ कांस्टेंट आपको ये दिखेगा। देखिए टी हाफ और 1 बटे ए नॉट के बीच हम लोग जब रिलेशन देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बटे ए नॉट लिखा हुआ है देखिएगा, और जो स्लोप होगा 1 बटे के 1 के 1 बटे के बराबर होगा, यानी कि 1 बटे रेट कांस्टेंट के बराबर होगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे। इस वीडियो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे और टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अपडेट मिले और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा इस चैनल पे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूँ पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट पार्ट किया था, वन शॉट वीडियो का फर्स्ट पार्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस लगाने में बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। जितनी हमारी थ्योरी है इसमें आपके सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी अगर कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखिए सबसे पहले बार्नटफ इक्वेशन क्या है देखते हैं, ठीक है। तो बार्नटफ इक्वेशन कहता है कि जब ln k को हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ln k को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्टिवेशन एनर्जी बटे RT का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने क्या बोला, बार्नटफ इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन अरहेनियस ने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो k जो था रेट कांस्टेंट वो बराबर आया a इंटू ई का पावर माइनस ई ए बटे RT, ठीक है। जब अरहेनियस ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया अरहेनियस के पास वो आया a ई का पावर माइनस ई ए बटे RT, ठीक है। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए a इंटू ई का पावर माइनस ई ए बटे RT करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है, तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। क्लियर है। अब जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू डिपेंड करता है आपको क्या लेना है, ठीक है। अगर आपको एनर्जी के टर्म में लेना है तो एनर्जी के टर्म में दो आएंगे, जूल कैलोरी वाले, और अगर आपको प्रेशर के फॉर्म में लेना है तो एटमॉस्फेरिक लीटर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जब आप एनर्जी के फॉर्म में लगा रहे होंगे तो ये दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगा। यहाँ पर देखिए 1.99, इसको लगभग 2 लेते हैं तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आएगा इसका वैल्यू। कब, जब हम लोग एनर्जी की फॉर्म में लेंगे तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर के फॉर्म में यूज करना होगा तो 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये आप तीनों को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस में किस फॉर्म में दिया हुआ है। ए यहाँ पर क्या है, अरहेनियस कांस्टेंट, ठीक है। इस ए को याद रखिएगा, ये ए क्या है, अरहेनियस कांस्टेंट है। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे यूज करेंगे, तोड़ मड़ोड़ के जैसे भी यूज करेंगे इसी को यूज करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या आता है, तो मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शंस को कितना एनर्जी दिया जाए जिससे वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है, नए प्रोडक्ट बना ले, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं, एक्टिव करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कोई रिएक्शन से ए रिएक्टेंट है, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बनाया प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो जो एनर्जी चाहिए वो इतना चाहिए। मान लो ये जो था ये एक्टिवेशन एनर्जी लगा, इसको एनर्जी हमने देते गए, जब एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचा तो ये प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाया, बी। अब देखिए दोनों ये रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट के यूनिट एनर्जी से हम लोग जब माइनस करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट के एनर्जी से प्रोडक्ट के एनर्जी से माइनस कर रहे हैं तो डेल एच, मतलब ये जो था ये एनर्जी गैप आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग डेल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। यहाँ ये जो लाइन देख रहे हैं ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। ये जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके औकात बता रहा है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या बता रहा है, इसका औकात बता रहा है कि इतना एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम दे दे, ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी दे दे तो ये जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेल एच जो है पॉजिटिव है, डेल एच जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एंडोथर्मिक। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है कि हम लोग अंदर उसके एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में एनर्जी यहाँ से निकल नहीं रहा है, हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कब, जब देखिए ए का ग्राफ जो है ए यहाँ पे है, नीचे है, और बी ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई ए है रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो गया है बी में। ठीक है, तो यहाँ तक गया है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जब तक जब पहुँचा है तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट बी में। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो एथी देख रहे हैं यही एक्टिवेशन एनर्जी है। ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ उठा है ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। और इसका डेल एच जो है देखिए ये पहले ये कम है इससे, डेल एच जो है देखिए एनर्जी जो है इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में आप ये डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें से इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को घटाएंगे तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये अपना क्या शो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए रिवर्सिबल के रिएक्शन के केस में क्या होता है, ए है रिएक्टेंट, अब हमने इसको एनर्जी दिया ये यहाँ तक ग्राफ बढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद इसका औकात खत्म हो गया एनर्जी लेने का, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी में, प्रोडक्ट बी में। अब ये रिवर्सिबल है, तो देखिए ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये बैकवर्ड रिएक्शंस के है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब ये जो गैप आप देख रहे हैं डेल एच का, वो हो जाएगा फाइनल में से जब हम लोग इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, डेल एच। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो ये थ्योरेटिकली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में देगा कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस केस में इसके वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, तो इसीलिए थ्योरेटिकली टेम्परेचर पर डिपेंड है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है। अब देखिए केस 1, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे। तो कोई टेम्परेचर है T1, उस पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो जो हमारा कांस्टेंट का वैल्यू आया है वो E का पावर माइनस ERT आया। ठीक है, अर्हेनियस का इक्वेशन। T2 केल्विन पे K2 आया है, रेट कांस्टेंट क्या आया है, K2। अब K2 निकालने के लिए E का पावर EA एक्टिवेशन एनर्जी बटे RT2, यहाँ पर T1 लिए हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है तो T1 लिए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है तो T2 लिए है। क्लियर है। अब देखिए T2 जब T2 ग्रेटर है T1 से, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो K1 बट्टे K2 जब हम लोग करेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ 1 और रेट कांस्टेंट ऑफ 2 ये दोनों एक ही रिएक्शंस के लिए डिफाइन है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो देखिए यहाँ पे K2 बट्टे K1 करेंगे तो ये आएगा E, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो EA बट्टे R, और ये जो 1 बट्टे T1 हो जाएगा माइनस 1 बट्टे T2। ठीक है, 1 बट्टे T1 माइनस 1 बट्टे T2 करेंगे तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि K1 और K2 में आप रेट कांस्टेंट में आप रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालिए, जब एक टेम्परेचर दे देगा और दूसरा टेम्परेचर देके आपसे K1 और K2 का रेशियो पूछ लेगा, या फिर ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम में पूछ लेगा। अब देखिए जब ln लगाएंगे, लॉग के फॉर्म में लगाएंगे तो लॉग ln लगाएंगे तो नेचुरल लॉग है ये ln K2 अपन K1 करेंगे तो ये आ जाएगा E हट जाएगा और इसका पावर निकल के यहाँ पे आ जाएगा EA बट्टे R, 1 बट्टे T1 माइनस 1 बट्टे T2। और ये किस रिएक्शन के लिए फॉलो करेगा, सेम रिएक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, लॉग K2 बट्टे, अब नेचुरल लॉग कर रहे हैं तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.3032 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर
32 log K2/K1 आएगा। तो ये इस वाले को हम लोग जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और EA/2.3032 इंटू ये वाला R, और वही इसको हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए K2 और K1 जो आप देख रहे हैं, K2 रेशियो K1, ये रेट के रेशियो के बराबर होगा। जो इसका रेट होगा और इसका रेट होगा उसी के रेशियो के बराबर होगा K1/K2 इक्वल टू रेट ऑफ 1/2। क्लियर है। अब देखते हैं टू डिफरेंट रिएक्शन इन टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब कि अभी दो रिएक्शन लेंगे और उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। तो उसका K1 जो होगा A1 e⁻⁻E1, एक्टिवेशन एनर्जी को E1 लिए हैं, और बट्टे RT1। ठीक है, T1 इसका इस पहले वाले का, दूसरे वाले का रेट कांस्टेंट देखते हैं तो A2 e⁻⁻E2/RT2। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो रिएक्शन डिफरेंट होगा तो अरहेनियस कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट होगा, और टेम्परेचर तो हम लोग पहले ही बोल रखे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए K1/K2, अब K1 K2 का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 और E⁻1/R E1/T1 माइनस E2/T2। अब E1 भी डिफरेंट है, E1 भी यहाँ पे E1 पहले के लिए E1 है, दूसरे के लिए E2 है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इस तरीके से हम लोग रेट कांस्टेंट का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं विथ टू डिफरेंट रिएक्शन इन टू डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखते हैं केस थर्ड, लॉग फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। अब अरहेनियस इक्वेशन का लॉग फॉर्म देखते हैं। तो जब लॉग फॉर्म हम देखेंगे तो Ka e⁻⁻EA/RT, ये अरहेनियस इक्वेशन है। अब लॉग लगाओ, ln K हो जाएगा, ये ln A, और यहाँ पर ln लगेगा तो E हट जाएगा और ये आ जाएगा EA/RT के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो जब ln लग चुका है यहाँ पे, तो ln को log में जब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो ln K है तो यहाँ पर माइनस EA/R हो गया है। ठीक है, और 1/T प्लस ln A, ये ln A को हम लोग यहाँ पे ला दिए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पहले लिख दिए हैं। तो ये 1/T को हम लोग यहाँ से अलग कर दिए हैं, वही लिखे हैं, इसी को अरेंज करके हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए log के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2.3032 से मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा तो ln यहाँ पर भी है तो 2.3032 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, लेकिन जब इसका वाला 2.3032 आएगा तो ये कट जाएगा और ये केवल log A बचेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं तो देखिए ln K वर्सेस 1/T, ln K वर्सेस 1/T। अब देखिए ये कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो mx प्लस c वाला जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए स्लोप नेगेटिव में है यहाँ पे, तो स्लोप कुछ नेगेटिव में घटता हुआ आपको मिलेगा, स्लोप माइनस EA/R होगा, और ये कुछ ये होगा, और ये कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ तक होगा। क्लियर है। जब लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे देखिए ये वाला जो सीन है वो log A रहेगा, ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है log K का, ठीक है, वो log A होगा, और यहाँ से स्लोप जो होगा माइनस EA/2.3032R। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ये है ना, तो कांस्टेंट ये है और नेगेटिव में है स्लोप, तो स्लोप नीचे की तरफ होगा। अब देखिए केस 4 में क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। अब देखिए कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। देखिए सपोज दैट कि किसी रिएक्शंस है, ए है रिएक्टेंट है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं मौजूद है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये बन रहा है, लेकिन जब हमने इस पर कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुका है यहाँ पे और रेट बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये तब का ग्राफ है जब कैटलिस्ट नहीं है, और ये तब का ग्राफ है जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है। देखिए KB जो होगा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में AE⁻⁻EB/RT। ठीक है, ये हो गया क्या, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में किसी रिएक्शंस के लिए। जब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा तो KP हम लोग लिखेंगे, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा KP, और AE⁻⁻EP/RT। ठीक है, ये कब होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाई एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा
1/RT, ठीक है, ये 1/RT EA माइनस EP, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ अपना Kp और Kb का रेशियो निकल के आएगा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बीच। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में रेट कांस्टेंट का हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा E का पावर -4 del E बटे RT। del E क्या है, प्रेजेंस, del E क्या है यहाँ पे, तो del E जो है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बीच का और डिफरेंस है, ठीक है। देखिए EB जो है एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट एब्सेंट होगा तब का है, ठीक है, और EP जो है एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तब का है। क्लियर है। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो देखिए रेशियो ऑफ T+10, ठीक है, एंड KT, ठीक है, KT+10, ये T+10 क्या है, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने का रेशियो और टेम्परेचर जो होगा एक्चुअल टेम्परेचर, और ये क्या है 10 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर से बढ़ाने पर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या है, इन सेंस ऑफ 10 डिग्री बढ़ाने का बटे एक्चुअल टेम्परेचर के रेशियो को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। 10 डिग्री हम लोग एक्चुअल टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आया, बटे एक्चुअल रेट कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पे के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब KT+10 आया, T+10 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे T की जगह पे, वही अरेनियस इक्वेशन, और यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर, ये अपना आएगा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा म्यू इक्वल टू EA बटे R, और ये हो जाएगा 10 बटे T ब्रैकेट में T+10। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। सारी क्वेश्चन इसी पर बनेंगे, ये और ये, तो इसको ज़्यादातर फॉलो किया जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा 2 और 3.5 के बीच में होगा, मतलब किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से अगर 10 डिग्री बढ़ाए तो यहाँ पर रेट दोगुना हो जाएगा, ठीक है, दोगुना या फिर 3.5 गुना तक हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जब नहीं दिया हो 10 डिग्री बढ़ाने में क्वेश्चन में तो 2 सेलेक्ट कीजिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा 2, ठीक है, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्वेश्चन में नहीं दिया हो। बाकी अगर दिया हो तो आप उसको रख के अब आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन A से B बना, ठीक है, यहाँ पर K है, इसका रेट कांस्टेंट K है और एक्टिवेशन एनर्जी E है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म इसका है तो A से A1 बना तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो स्टेप 1 हुआ, ठीक है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 है और अरेनियस कांस्टेंट A1 है, ठीक है। अब देखिए A1 से B बना तो A1 से B बना तो इसका रेट कांस्टेंट क्या था K2, और स्टेप 2 है ये, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ 2 E2, ठीक है, और इसका अरेनियस कांस्टेंट A2 आया, ठीक है। अब K का रिलेशन क्या होगा, तो K का रिलेशन K1 बटे K2, देखिए K1 बटे रूट अंडर K2, ये हो जाएगा K का वैल्यू। इस K का वैल्यू अगर निकालना है तो K1, ये K1 का K1 बटे रूट अंडर K2, ठीक है। अब हम देखते हैं A e का पावर माइनस ERT, इसके लिए क्या होगा A e का पावर माइनस ERT, ठीक है, इक्वल होगा A1 e का पावर माइनस E1 RT, ठीक है, बटे A2 e का पावर माइनस E2 RT का पावर 1/2, ठीक है, ये रूट अंडर है ना, तो K का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं K1 का वैल्यू ये लिख रहे हैं, ठीक है, K2 के लिए ये लिखे हैं, और ये रूट अंडर है तो इसका पावर 1/2 होता है, ठीक, क्लियर है। तो A का जो वैल्यू आएगा वो आपको देखने को मिलेगा A1 बटे A2 का पावर -2, ठीक है। E जो होगा E इक्वल टू होगा E1 माइनस E2 बटे 2, ठीक है, ये रेशियो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे, ये डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये अपना चैप्टर ख़त्म हुआ, और अगले चैप्टर आप कमेंट में बताइए कौन सा किया जाए। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।